आप सभी का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे थे डी एंड एफ लोक तत्व। डी एंड एफ लोक तत्वों में सेकंड कैरेक्टर हमें पढ़ना है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह काम आता है, तो अच्छे से आप ध्यान देके इसको समझना। सबसे पहले देखते हैं आयनन ऊर्जा या विभव होता क्या है। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए एटम का। एटम की संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये जो एटम है उदासीन है, जीरो आवेशित है। इसको हम कह सकते हैं उदासीन गैसीय परमाणु। इसकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि इस परमाणु की संयोजकता कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करवाना है, इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने निकाल लिया, ये निष्कासन करवा दिया, तो बदले में इस परमाणु को जो ऊर्जा दी जाएगी, बदले में इस परमाणु द्वारा जिस ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा, ये अवशोषित ऊर्जा ही कहलाएगी, अवशोषित ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम कहेंगे आयनन विभव ऊर्जा या आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मान लीजिए इसी उदासीन गैसीय परमाणु को हम M से डिनोट करें, गैसीय परमाणु है। इस उदासीन गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया हमने। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसके ऊपर गैसीय स्टेज में ही ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस उदासीन गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग करने के लिए हमें इसको एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा कौन सी होगी? यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो इन दोनों से हम आयनन ऊर्जा को अच्छे से समझ सकते हैं। डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु की संयोजकता कक्षा से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने हेतु, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने हेतु परमाणु को दी गई ऊर्जा या परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, या इसको हम आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। खाली आपको दो ही काम करने, दुकानदार वाला सा काम है। आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई आइटम वस्तु आपको खरीदनी है, तो किसी दुकानदार से आप कोई वस्तु लेते हो, तो बदले में क्या करना पड़ेगा? उसको मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेम ये स्टेज यहाँ पे है। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लेते हो, तो बदले में आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। किसके रूप में? यहाँ पे अवशोषित ऊर्जा के रूप में। ये जो आपने चुकाया वही है आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। आगे चलते हैं। जब भी आयनन विभव का टॉपिक आए, आपको एक यूनिवर्सल तथ्य याद रखना है, फोटोजेनिक मेमोरी ध्यान में रखनी है, एमटीआर रखना है। एमटीआर मींस मेमोरी टिप्स रिजल्ट। क्या याद रखना है? देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ, आईपी ऊर्जा का अवशोषण हो गया। बहुत सारी जगह हमें दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में आयनन विभव की तुलना करवाई जाती है कि कौन से एटम का आयनन विभव ज्यादा है, कौन से एटम का आयनन विभव कम है। तुलना वाली स्टेज में हमें डिसाइड करना है कि इसका आयनन विभव ज्यादा आना चाहिए। वहां के लिए ये चीज महत्वपूर्ण है। देखो कैसे, यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन निष्कासन मुश्किल हो, देखो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन मुश्किल कब हुआ करता है? जब या तो ये परमाणु की साइज छोटी हो, नंबर 1, या फिर हम कह सकते हैं जहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो विन्यास स्थायी हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन निष्कासन मुश्किल कब?
जब छोटा है आकार या फिर विन्यास है स्थायी, इन दोनों ही स्थितियों में इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो बदले में क्या करना पड़ेगा इसको? बदले में इसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे आयतन विभव ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा। तो इस स्टेज में Ip का मान, आयनन विभव का मान, आयनन ऊर्जा का मान उच्च हो जाएगा। पहली कंडीशन। मान लीजिए दूसरा परमाणु ऐसा है, एटम ऐसा है जिसमें से यही इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निष्कासन आसान है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कब होगा? जब या तो परमाणु की साइज बड़ी हो या फिर जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो विन्यास अस्थायी हो। दोनों स्टेज में यदि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बदले में हमें परमाणु को जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उस ऊर्जा की वैल्यू भी कम होगी। यानी इलेक्ट्रॉन निष्कासन आसान कब? कि इसका रिवर्स ले लो, बड़ा आकार और अस्थायी विन्यास। तो ऐसी स्टेज में आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान, Ip का मान कम हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों से आप तुरंत Ip का क्रम डिसाइड कर सकते हो कि किसका Ip कम, किसका Ip ज्यादा होगा। ओके, एक चीज और है यहाँ पे, जैसे Ip की वैल्यू और आकार में कैसा रिलेशन आ गया? जब आकार छोटा Ip अधिक, आकार बड़ा Ip कम। मीन्स Ip और आकार का क्रम भी कैसा आ गया? कैसा आ गया? व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स संबंध आ गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। Ip और ये आकार का रिलेशन। बात करें स्थायी विन्यास की, तो देखो स्थायी विन्यास किसको कहेंगे? या तो किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उपकोष के अकॉर्डिंग स्थायी विन्यास क्या होगा? P में 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, D में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो, F में 7 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन हो। ये सभी स्टेज कौन सी हैं? स्थायी विन्यास वाली स्टेज है। आगे चलते हैं। ये जो ऊपर हमने दिया आपके लिए एक फोटोजेनिक मेमोरी है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिएगा, डी ब्लॉक तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता या धात्विक क्रियाशीलता भी Ip पर डिपेंड करती है। देखिएगा कैसे कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं। एक तो इनकी डी ब्लॉक तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता, एक कैरेक्टर लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग प्रवृत्ति, एक कैरेक्टर लेते हैं Ip, एक कैरेक्टर लेते हैं परमाणु आकार। एक्चुअल में ये चारों कैरेक्टर्स एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित हैं? यदि किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग ज्यादा किया जाएगा किसी धात्विक तत्व या डी ब्लॉक तत्व द्वारा, इसका मतलब उसकी रासायनिक क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो इन दोनों में संबंध हो गया समानुपाती। अब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति और Ip में संबंध आ गया व्युत्क्रमानुपाती संबंध, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। और आयनन विभव आकार में कैसा संबंध हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। सेम संक्रमण तत्वों में जब आकार बढ़ेगा तो Ip घटेगा, Ip घटेगा
तो इलेक्ट्रॉन त्याग प्रवृत्ति बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो रासायनिक क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। या फिर इसका रिवर्स कर लो। कुल मिला के डायरेक्ट संबंध की बात करें तो जब Ip घटेगा तब तो रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जब Ip बढ़ेगा तो रासायनिक क्रियाशीलता में कमी होगी। ओके, आगे चलते हैं। इस 3D श्रेणी के आयनन विभव मानों पर। 3D श्रेणी आयनन विभव। इस 3D श्रेणी के तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, स्कैंडियम से Mn तक आकार में रेगुलर कमी होती है। जब आकार में कमी होगी तो Ip में वृद्धि होगी। तो 3D श्रेणी में यहां से यहां तक Ip में अल्प वृद्धि होती है। इसके कारण, आकार के कारण Mn के आगे FeCONi, इन तीनों का आकार लगभग स्थिर रहता है, तो Ip का चेंज भी लगभग स्थिर रहेगा। और लास्ट में Cu और Zn, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट में आकार बढ़ रहा था, इसलिए Ip में क्या होनी चाहिए थी, कमी, लेकिन यहाँ पे चेंज आता है रिवर्स। कॉपर से जिंक की ओर जाते हैं तो Ip में वृद्धि होती है, और इस वृद्धि का कारण, इस Ip की वृद्धि का कारण यहाँ पे आकार न देके रीजन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संबंधित क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ये आ गया 3D श्रेणी के Ip का चेंजेस। कुल मिला के इस 3D श्रेणी में बाई साइड से स्टार्ट करके दाहिनी साइड में जिंक की ओर जाते हैं तो Ip में थोड़ा या अल्प परिवर्तन होता है। थोड़ा या अल्प परिवर्तन होने का कारण क्या दिया जा सकता है कि यहां से यहां तक आकार में परिवर्तन अल्प हुआ था, इसलिए Ip का परिवर्तन भी अल्प हो गया। नीचे राइट डाउन कर दिया हमने कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक की ओर आकार परिवर्तन अल्प होने के कारण इनके Ip में परिवर्तन भी अल्प होगा। अब इस आयनन ऊर्जा, आयनन विभव से रिलेटेड इस 3D श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कुछ के आयनन विभवों की तुलना की गई है। नंबर 1 तो Zn का और कॉपर का, इन दोनों में से किसका प्रथम आयनन विभव ज्यादा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। नंबर 2 क्रोमियम का फर्स्ट और सेकंड आयनन विभव, और कॉपर का फर्स्ट और सेकंड। अब आगे हम इस आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से रिलेटेड 3D श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस 3D श्रेणी में 2-3 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें कॉपर और Zn के फर्स्ट Ip की तुलना करेंगे कि कौन कम ज्यादा है। नंबर 2, क्रोमियम का खुद का फर्स्ट Ip और इसी का सेकंड Ip, उसमें तुलना करेंगे कौन कम ज्यादा है। नंबर 3, कॉपर का खुद का फर्स्ट Ip और इसी का सेकंड Ip, इसका कम ज्यादा है। सबसे पहले हमने तुलना के लिए ले लिया कॉपर और जिंक को। ऊपर लिखा हुआ है कॉपर व जिंक के प्रथम आयनन विभव की तुलना। एक्चुअल में इन दोनों के फर्स्ट Ip की तुलना करेंगे हम, तो जिंक का फर्स्ट Ip ज्यादा मिलेगा, कॉपर का फर्स्ट Ip कम मिलेगा। लास्ट में लिखा हुआ है जिंक फर्स्ट Ip ग्रेटर देन कॉपर फर्स्ट Ip। रीजन देखते हैं कि जिंक का फर्स्ट Ip ज्यादा क्यों है। इसके लिए हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले जिंक लेते हैं Zn, इसकी संयोजकता कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10 4s2। इसमें से हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह से निकाला जाएगा, Zn में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्थायी 4s2 विन्यास से निकाला जाएगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन निष्कासन स्थायी 4s2 से। तो स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकाला, इस वजह से ये तुलनात्मक मुश्किल है, और मुश्किल होने की वजह से
इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मीन्स इसका जो प्रथम आईपी है, ये प्रथम आईपी उच्च हो जाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो जिंक पर धनावेश आएगा Zn+1 और विन्यास हो जाएगा 3d10 4s1। आगे चलते हैं हम कॉपर पे CO। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 3d10 4s1। अब इसमें से यदि हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा? इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा s स्थाई 4s1 से। तो कॉपर के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन s स्थाई 4s1 से। s स्थाई से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान इस वजह से इसका फर्स्ट आईपी कम होगा। तो रीजन आपको मिल गया कि Zn का प्रथम आयनन विभव ज्यादा क्यों है कॉपर से। तो Zn में प्रथम इलेक्ट्रॉन स्थायी विन्यास 4s2 से निकाला जाता है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन का निष्कासन मुश्किल होगा, परिणाम स्वरूप इसका प्रथम आयनन विभव ज्यादा होता है। जबकि कॉपर में प्रथम इलेक्ट्रॉन अस्थायी विन्यास 4s1 से निकाला जाता है, जो तुलनात्मक आसान है, इसलिए इसका प्रथम आईपी कम होता है। तो ये रीजन आप राइट डाउन कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बना के। क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ये कॉर्नर में है कि जिंक का प्रथम आयनन विभव कॉपर के प्रथम आयनन विभव से ज्यादा है। नेक्स्ट, सीआर के फर्स्ट सेकंड आईपी की तुलना करेंगे और कॉपर के फर्स्ट सेकंड आईपी की तुलना करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं सीआर का। सीआर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? 3d5 4s1। देखते हैं, मालूम चल गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कहां से? 4s1 से। तो इलेक्ट्रॉन निष्कासन अस्थाई 4s1 से। और अस्थाई से निष्कासन होगा तो ये आसान है तो आईपी का मान मीन्स फर्स्ट आईपी का मान क्या हो जाएगा? कम। तो इस वजह से इसका निष्कासन आसान और इसका फर्स्ट आईपी कम। जब सीआर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बन गया? Cr1+। विन्यास क्या रहा इसका? 3d5 4s0। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस क्रोमियम से हम 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा? स्थायी अर्धपूरित विन्यास 3d5 से, जो पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो यहां पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निष्कासन निष्कासन अर्धपूरित स्थायी d5 विन्यास से, जो कि मुश्किल है। और मुश्किल है तो इसके लिए सेकेंड आईपी का मान उच्च हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, जो मुश्किल तो है, आईपी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन बनेगा क्या? Cr2+ और विन्यास क्या हो जाएगा? 3d4 4s0। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि क्रोमियम में प्रथम इलेक्ट्रॉन अस्थायी विन्यास 4s1 से निकलता है, इस वजह से इसका फर्स्ट आईपी प्रथम आयनन विभव कम होगा। जबकि क्रोमियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित स्थायी विन्यास d5 से निकलता है, जो कि मुश्किल है, इसलिए इसका सेकेंड आईपी उच्च होगा। तो Cr का सेकेंड आईपी Cr के फर्स्ट आईपी से
उच्च है। और सेम यही कंसेप्ट हम लगा सकते हैं कॉपर पे। सीओ विन्यास क्या है, ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कॉपर में, चलो नीचे अलग से लिख लेते हैं, कॉपर विन्यास है 3d10 4s1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला कहां से, अस्थाई 4s1 से। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन अस्थाई 4s1 से, जो कि क्या है, तुलनात्मक आसान है, इसलिए इस कॉपर का फर्स्ट आईपी कम होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस कॉपर पे +1 चार्ज आ गया, विन्यास हो गया इसका 3d10 4s0। अब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ऊर्ध्वरेत स्थाई D10 से, जो कि और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से इसका जो सेकेंड आईपी है उच्च हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बन जाएगा CO2+, विन्यास क्या रहेगा 3d9 4s0। ठीक है, तो ये आपके आयनन रो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए और उनके आंसर्स हो गए। ओके, आगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले। संक्रमण तत्वों के, डी ब्लॉक तत्वों के आयनन रो के बाद हम इनका तीसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे, धात्विक प्रकृति एवं कठोरता। एस ब्लॉक तत्वों की भांति डी ब्लॉक तत्व भी धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, धात्विक प्रकृति देते हैं। अब इस धात्विक प्रवृत्ति में भी ये 3 टाइप की संकुल व्यवस्थाओं में, क्रिस्टल जालक संरचनाओं में पाए जाते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। नंबर 1 बीसीसी संरचना, नंबर 2 एफसीसी संरचना और नंबर 3 एचसीपी संरचना। तो यह है बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी क्रिस्टल जालक संरचनाओं में पाए जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, काय केंद्रित घनीय संकुलन, फलक केंद्रित घनीय संकुलन और षटकोणीय निबिड संकुलन। और इन तीनों व्यवस्थाओं के कारण ही डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्वों का घनत्व ज्यादा होता है। आगे चलते हैं कि ये धात्विक प्रकृति होती क्या है। धात्विक प्रकृति कई सारे गुणों का मेल है। जैसे इस धात्विक प्रकृति में कई सारे गुण सम्मिलित हैं, या जिन तत्वों में धात्विक प्रकृति पाई जाती है वो कई सारे गुण देते हैं। जैसे कठोरता, धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, उच्च गलनांक क्वथनांक, उच्च परमाणुकरण की एंथैल्पी। ये कई सारे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आते हैं, धात्विक प्रकृति की वजह से आते हैं। राइट डाउन करते हैं। एक तो इन संक्रमण तत्वों की धातुओं की कठोरता, चमक, आघात वर्धनीयता, उच्च बीपीएमपी, ताप और विद्युत की सुचालक होना, परमाणुकरण
एंथैल्पी का मान उच्च होना। ये कई सारे धात्विक गुण हैं जो केवल धात्विक प्रकृति वाले तत्व ही प्रदर्शित करते हैं। अब इन सब का हम रीजन देखना चाहेंगे। ये जो धात्विक प्रकृति है या ये कैरेक्टर है, कौन से संक्रमण तत्वों में ज्यादा होंगे और कौन से संक्रमण तत्वों में कम होंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी गुणों का क्रम देखने के लिए या इसमें गुण कम है ज्यादा है चेकआउट करने के लिए हम एक संबंध देखते हैं। कुल मिला के हमारे पास ये सभी के बीच में समानुपाती संबंध आ गया, जो क्या कह रहे हैं कि यदि किसी तत्व में संक्रमण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक बंधों की संख्या बढ़ेगी। धात्विक बंधों की संख्या बढ़ने पर धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ेगी और बंध सामर्थ्य बढ़ने पर धात्विक प्रकृति में और धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। धात्विक गुण जैसे कठोरता या चमक या बीपी एमपी जैसे कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या के साथ और बंध सामर्थ्य के साथ बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं 3D श्रेणी तत्वों की कठोरता की। तो कंसेप्ट सिद्धांत यही लगेगा। 3D श्रेणी हमारे पास स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इस 3D श्रेणी में हम स्कैंडियम से स्टार्ट होकर Mn तक जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। ये संख्या बढ़ने पर धात्विक बंधों की संख्या और बंध की सामर्थ्य दोनों बढ़ेगी। तो इस वजह से स्कैंडियम से Mn तक धात्विक बंध संख्या व सामर्थ्य में वृद्धि, और ये दोनों बढ़ जाएंगे तो कठोरता, चमक जैसे गुणिया ये प्रकृति भी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से स्कैंडियम से Mn तक धात्विक कठोरता व अन्य धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। मैग्नीज के आगे जाएंगे आयरन से लेके जिंक तक, तो ठीक रिवर्स चेंज हो जाएगा इनका। Mn से आगे Zn तक जाएंगे तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी होगी। इस वजह से बंधों की संख्या और बंध सामर्थ्य में कमी होगी और इस वजह से धात्विक कठोरता या धात्विक गुणों में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो धात्विक प्रकृति या कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास आपको कहाँ पे हाईएस्ट मिलेंगे? Cr और Mn। ठीक है, ये आपका 3 नंबर कैरेक्टर हो गया धात्विक प्रकृति एवं कठोरता का।